दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं एपी सर। आज एक नए टॉपिक की ओर हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, यानी मुख्यमंत्री। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? मुख्यमंत्री। तो आज हम किसको हम समझेंगे? मुख्यमंत्री को समझेंगे। यानी टॉपिक का नाम क्या है? सीएम। सीएम का मतलब क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर। सीएम का मतलब क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो आज हम मुख्यमंत्री इसलिए टॉपिक उठाए हैं क्योंकि कल हम प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस किए थे और बिल्कुल चीज़ें हमने ये कहा था कि जो बातें वहाँ प्रधानमंत्री के संदर्भ में कही गई हैं, कमोबेश वही सारी बातें यहां पर राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के संदर्भ में कहा गया। तो इसलिए, और इसके पहले हम राज्यपाल वाले जो आर्टिकल्स हैं और स्टेट की जो कार्यपालिका है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व स्टेट की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव की भी हम पीछे बात कर चुके हैं। जिस प्रकार हमने कहा था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। पीछे हमने क्या कहा था? भारत में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है? कौन सी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है? और संसदीय शासन प्रणाली में हमने कहा था कि कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं और एक कार्यपालिका का, पीछे भी हम समझे थे, नाम मात्र का, या इसी को क्या कहा जाता? सांकेतिक, या इसी को क्या कहा जाता? आलंकारिक। अलंकारिक, या इसी को और क्या? नाम मात्र, सांकेतिक, अलंकारिक या संवैधानिक प्रमुख। और कई शब्द हम यूज किए थे आगे यहां पर। तो कल के क्लास में हमने कहा था यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। कौन होता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लेकिन दूसरी ओर आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है, ये हो गई नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की। दूसरी कार्यपालिका कौन होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है। दूसरी कौन सी होती है? वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वहां पीछे हमने कहा था, अगर संघीय कार्यपालिका की हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री होता है। जैसे ये संघीय, ये कौन सी संघीय कार्यपालिका की बात हुई है यहां? ये किसकी? संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये किसकी बात हम किए हैं? संघीय कार्यपालिका की। सेम एज ढांचा राज्यों के स्तर पर भी अपनाया गया है। तो राज्यों के स्तर पे क्या अपनाया गया? तो इसको बोलते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है? राज्यों के स्तर पे जो ढांचा अपनाया गया इसे स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। राज्य की कार्यपालिका क्या बोलते हैं? राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता। और जो राज्यों की कार्यपालिका होती, यहां पर भी दो हेड होते हैं, एक वास्तविक, एक होता नाम मात्र का। नाम मात्र का मतलब हुआ केवल वो संविधान में पद लाया गया है, संवैधानिक पद है। तो ये एक आपका क्या हो गया? एक नाम मात्र का प्रमुख हो गया और एक वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख हो गया। तो जो नाम मात्र का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जाना जाता? यानी एक होता नाम मात्र का, यहां पर भी राज्यों के स्तर पर भी नाम मात्र का, और नाम मात्र का जो होता है ये होता है गवर्नर।
ये कौन होता? गवर्नर। जिसके पास वास्तविक पावर होती है उसी को किस नाम से जाना जाता? इसको कहा जाता है, वास्तविक जो प्रमुख होता है ये सीएम होता है। प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके पास यानी उसके पास वास्तव में क्या होती है? पावर होती है। उसके पास वास्तव में क्या होती है? पावर होती है। तो वही वास्तव में मुख्यमंत्री, रियल में गवर्नर तो केवल एक क्या होता है? एक व्यक्ति नाम मात्र का होता है। रियल में शक्तियों का जो प्रयोग कर रहा होता है वो कौन होता है? वह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब इसमें हम गवर्नर वाला जो संवैधानिक प्रावधान A to Z संविधान में जो जो किया गया उसको आप समझ चुके हो। इधर प्रधानमंत्री वाला समझ चुके हो, मंत्रिपरिषद वाला समझ चुके हो, और पीछे की हमने कहा था कि आर्टिकल एक तरफ इधर 78 तक याद करिए और दूसरी तरफ तो चुटकियों में आपके आर्टिकल क्या हैं, नाचना शुरू हो जाएगा। वो तरीका भी हमने आपको बता रखा है। कल भी आपने इधर संघीय वाले पूरे प्रावधान आपने समझ लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है जिसे स्टेट एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टेट एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता, यानी राज्य कार्यपालिका के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? राज्य कार्यपालिका के नाम से जाना जाता। हमने कहा इस स्टेट एग्जीक्यूटिव में दो प्रमुख होते हैं। कितने प्रमुख? दो। ये भी जो ये राज्य कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है? एक को कहा जाता है संवैधानिक कार्यपालिका, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, या इसी को पीछे जान चुके हो नाम मात्र का, या इसी को और किस नाम से जाना जाता है? डी ज्योर के नाम से जाना जाता है। डी ज्योर, यहां पर भी डी ज्योर शब्द किया जाता है, यानी इसी को बताए थे विधेयन डी ज्योर के नाम से, या इसी को और किस नाम से बताए थे? तो इसको कहे थे आलंकारिक, आलंकारिक प्रमुख, आलंकारिक प्रमुख, आलंकारिक प्रमुख। और क्या बताए थे? इसी को टिटुलर, टिटुलर, इसी को और ठीक टिटुलर, इसे टिटुलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो शब्द आपके सामने लिखे ये पूछा जाए, या ये होता है कौन? राष्ट्राध्यक्ष, सॉरी राज्याध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? प्रेसिडेंट। तो ये क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट, राज्याध्यक्ष। इसी को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? स्टेट हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट। ये सब कौन होता है? यानी राज्य में जो कार्यपालिका होती है, राज्य के जितने भी कामकाज होते हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर राज्यों के जितने भी कामकाज होते हैं समस्त कार्यों का संचालन गवर्नर के नाम पे होता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका है। तो यहाँ पर समस्त का यानी काम किसके नाम से होते हैं? गवर्नर के नाम से होते। लेकिन जब केंद्र के स्तर पे जाते हैं तो सेम एज वहाँ पर समस्त भारत सरकार के कामकाज राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते। तो यहाँ ये बात हम आखिरकार किसकी कर रहे हैं? ये राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, डी ज्योर, अलंकारिक प्रमुख, टिटुलर या राज्याध्यक्ष, राज्य सरकार का पूछा जाए तो ये कौन होता है? ये गवर्नर होता है। ये गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। ये कौन? गवर्नर होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहां देखिएगा, दूसरा होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख।
रियल जो प्रयोग शक्ति का कर रहा होता है वो वास्तविक प्रमुख। ये वास्तविक प्रमुख ये किसके पास पावर होती, यानी राज्य में देखोगे तो डिसीजन भले ही गवर्नर के नाम से लिए जा रहे हों, लेकिन उन डिसीजन को कौन पीछे से ले रहा होता है, तो ये ले रहा होता मुख्यमंत्री। और यही मुख्यमंत्री तो आज हमारा डिस्कशन का पार्ट है। यानी मुख्यमंत्री, इसी को क्या कहा जाता, सीएम, चीफ मिनिस्टर। इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट कोई होना भी नहीं चाहिए। तो ये आपका, क्योंकि ये पीछे का इतनी बार रिपीट हो रहा है, वही चीजें यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो अब हम यही तो संबंध समझने वाले हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री के संबंध में संविधान में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, उसका क्या संबंध गवर्नर के साथ होता है, राज्य के विधान मंडल के साथ उसका क्या संबंध होता है, ठीक, राज्य की विधान मंडल के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, कौन कौन से काम मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, तो इन सबको हम समझेंगे। तो आइए अगला हम, यानी सीएम हमारा कौन सा, यानी क्या है, सीएम टॉपिक है। तो सबसे हम पहले देखेंगे सीएम के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कहाँ है। संवैधानिक प्रावधान यानी इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सीएम के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए। दूसरा सीएम की संवैधानिक प्रावधान हो गया। सीएम की फिर क्या देखेंगे, यानी सीएम के कार्य एवं शक्तियां, सीएम के कार्य एवं शक्तियां, पावर एंड फंक्शन ऑफ सीएम। क्या समझेंगे, पावर एंड फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएम। इसके बाद फिर हम अगला समझेंगे कि सीएम का किसके साथ, गवर्नर के साथ संबंध, के साथ संबंध, यानी रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ गवर्नर विद से, आप सीएम विद गवर्नर, संबंध क्या है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, किसके, सीएम के, क्या हम बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधान की बात हम करते हैं सीएम के, कि सीएम के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए। सीएम के संबंध में संविधान में किए गए प्रावधान, संविधान में किए गए प्रावधान, क्या प्रावधान किया गया, तो ध्यान दीजिए। यहां से अब आपको एक आर्टिकल वहां पर आपको बताए थे कि 75 आर्टिकल याद कीजिए। हमने कहा था 75 में क्या कहा गया, 75 में कहा गया, ये आप आर्टिकल याद होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। फिर हम आपको बताए थे कि इसका मतलब ये नहीं होता प्रसाद पर्यंत का यहाँ, कि जब भी राष्ट्रपति चाहें प्रधानमंत्री को उठा करके उनके पद से हटा दें, इसका प्रसाद पर्यंत का यहाँ ये मतलब नहीं है। ये आपको हम समझा चुके हैं।
इसी सेम एज और इसी आर्टिकल 75 में फिर कहा गया 75(2) में कि सीएम की सलाह पर, सॉरी, अगर हम संघीय कार्यपालिका की बात करते 75 की बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और फिर तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इसमें अन्य मंत्री भी जो नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और इसे में कहा गया आर्टिकल 75 में संविधान संशोधन से ऐड किया गया, ठीक, 91 संविधान संशोधन होता 2003 में, 91 संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया कि अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो ये कहा गया अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी 15%, 15% जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इससे ज्यादा मंत्री नियुक्त नहीं हो सकते हैं। और इसमें जो मंत्रिपरिषद होगी साफ साफ कहा गया वो किसके प्रति होती है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब हुआ कि जब चाहे प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे दिए तो पूरी की पूरी यानी जो लोकसभा होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो समाप्त हो जाती, भंग हो जाती। ये बात पीछे जान चुके हो, यही बात आपको कहाँ अप्लाई कर देना, यहाँ जहां वहां राष्ट्रपति है तो यहाँ उसकी जगह कौन, गवर्नर है, वहां प्रधानमंत्री है तो उसकी जगह यहाँ क्या है, सीएम। बाकी रिलेशन सेम है, आर्टिकल चेंज होगा तो आर्टिकल क्या चेंज होगा वो आपको सिखा रहे हैं। 75 से पहले आप कितना घटाइए, पीछे भी बता चुके, 11 घटाइए। तो आप कहेंगे 11 घटाएंगे सर ये कितना आएगा, 64 आएगा। और आगे एक लगा देना, यानी जो बात 75 में वहां कही गई सेम एज बात आर्टिकल 164 में कही गई। 164 में क्या कहा गया, 164 में कहा गया क्या, तो गवर्नर, गवर्नर यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसमें लिखिएगा ये क्या कहता है वहां प्रधानमंत्री, यहां क्या कहा गया, मुख्यमंत्री, यहां पर क्या कहा गया, मुख्यमंत्री, सीएम। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर, गवर्नर के द्वारा की जाती है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर। और मुख्यमंत्री गवर्नर का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मुख्यमंत्री गवर्नर का कौन सा, प्रसाद पर्यंत, इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्लीजर, ऑफिस ऑफ प्लीजर। यानी मुख्यमंत्री गवर्नर का प्रसाद पर्यंत क्या पद, प्रसाद पर्यंत पद क्या करते हैं, धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसे वहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते थे, सेम एज बात आर्टिकल 164 कहता है कि जो मुख्यमंत्री हैं, ये गवर्नर, जो राज्य का गवर्नर होता है, संवैधानिक प्रमुख, उसका प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि जब चाहे तब क्या गवर्नर, इसका मतलब यह मान लिया जाए कि जब चाहे तब गवर्नर मुख्यमंत्री को हटा दे, तो उसका मन कर गया कि अब हम को इस मुख्यमंत्री को हटाना है तो क्या हटा सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए, किंतु यह ध्यान रखें कि यहां प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह नहीं है, यह नहीं है
कि गवर्नर जब चाहे तब मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा दे। मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा दे। देखो, जब तक मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत है या विश्वास बना हुआ है, यही बात वहां भी लिखे थे, वहां लोकसभा लिखे थे, यहां विधानसभा में बहुमत है या विश्वास बना है, तब तक मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा। तब तक मुख्यमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकते, उसके पद से नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। देखो, हमने यही तो कहा कि ये प्रसाद पर्यंत पद का मतलब ये मान लिया जाए कि गवर्नर का माथा ठनक गया और ठनकते ही उसने उठाया और मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा दिया और कहा कि आप तो मेरे प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहे थे, हमारी इच्छा जब तक मन रहा, विश्वास रहा हमारा आपके प्रति, तब तक तो आप पद पर बने रहे, लेकिन अब विश्वास डोल रहा है, इसलिए हम आपको उठा करके आपको पद से मुक्त कर रहे हैं। क्या ऐसा कर सकता है? आंसर है नहीं। जब तक विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री का बहुमत है, उनकी पार्टी का बहुमत है, या जिससे भी सरकार बनाए बहुमत है, विश्वास हासिल है, विश्वास मत उनके पास है, तब तक वो अपने कार्यों दायित्वों का निर्वहन मुख्यमंत्री करते रहेंगे, उनको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर, इसी 164 आर्टिकल में लिखा गया, यानी जो आर्टिकल हम बात कर रहे थे, इसी आर्टिकल 164 में लिखा गया, अनुच्छेद 164 में लिखा गया क्या कि मुख्यमंत्री की सलाह पर, सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। जो ये अन्य मंत्री नियुक्त होंगे, ये भी अन्य मंत्री भी गवर्नर का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। गवर्नर का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता? ऑफिस ऑफ, इसी को ऑफिस ऑफ प्लीजर, इसी को किस नाम से जाना जाता? ऑफिस ऑफ प्लीजर के नाम से जाना जाता है। और ये बात किस में लिखी गई? आर्टिकल 164 में साफ साफ लिखी गई है।
ठीक, तो यहां पर ये आपका क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या कहा कि अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? गवर्नर। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो किसकी सलाह पे करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ये बात किस में लिखी गई? आर्टिकल याद है कि नहीं? आर्टिकल 164 में लिखी गई। अब हम जैसे वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शपथ लिए थे, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाए थे, यहां पर हम देखते हैं यहां पर शपथ मुख्यमंत्री लेते हैं, शपथ और गोपनीयता। तो अगला है मुख्यमंत्री अपना पद धारण करने के पहले मुख्यमंत्री अपना पद ग्रहण करने के पहले अपना पद ग्रहण करने के पहले शपथ या इसी को प्रतिज्ञान भी कहा जाता है। अवलिक गोपनीयता, सेक्रेसी। जैसे प्रधानमंत्री गोपनीयता की भी शपथ लिए थे, वैसे यहां पर भी सेक्रेसी की शपथ इनके द्वारा ली जाती है। तो मुख्यमंत्री शपथ में क्या कहते हैं? तो मुख्यमंत्री अपने शपथ में कहते हैं कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। तो मुख्यमंत्री शपथ में क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री शपथ में कहते हैं कि वह भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे। जैसे वहां पर कौन शपथ लिए थे? प्रधानमंत्री रखेंगे। और क्या बोलते हैं? दूसरा बोलते हैं भारत की संप्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। वहां भी आप देखे थे, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। और तीसरी बात ये क्या बोलते हैं कि सभी लोगों को ध्यान में रखकर 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 संविधान और विधि के अनुसार संविधान एवं विधि के अनुरूप संविधान एवं विधि के अनुरूप भय एवं पक्षपात के बिना यानी किसी के साथ भय हुआ यानी घबराहट में कोई गलत डिसीजन ले लिया, वहां भी आप सीखे थे, वहां ज्यादा समझा चुके, यहां ज्यादा इसीलिए नहीं बता रहे। भय विदाउट फियर और फेवर, बिना भय एवं पक्ष के यानी भय एवं पक्षपात के बिना, लगाव एवं
लगाव एवं दुर्भावना, यानी इसको बोलते हैं इल विल। इल विल, दुर्भावना का मतलब गलत विचार, गलत लगाव एवं दुर्भावना के बिना अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन, अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, निर्वहन करते रहेंगे। तो ये शपथ किसके द्वारा ली जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाती है। ठीक, बात समझ में आई? वही है जो प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ ली गई, सेम एज पूरी बातें यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ ली जाती है। और गोपनीयता की शपथ में क्या कहते हैं? गोपनीयता की शपथ में, गोपनीयता की शपथ में मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? तो ये मुख्यमंत्री गोपनीयता की शपथ में क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी सूचना, कोई भी सूचना, कोई भी सूचना का संप्रेषण एवं प्रकटीकरण, कोई भी सूचना ना तो संप्रेषित कम्युनिकेट की जाएगी और ना ही रिवील, यानी संप्रेषण एवं प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब बात आई कि कौन सी सूचना का ये कम्युनिकेट और प्रकटीकरण नहीं करेंगे, प्रकटीकरण नहीं करेंगे। तो ये आपका मुद्दा बना कि कौन सी ऐसी सूचना है जिसका प्रकटीकरण नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यानी वह सूचना जो मुख्यमंत्री के विचार के लिए लाई जाती है, मुख्यमंत्री के विचार के लिए लाई जाती है। तो ये ऐसी कोई भी सूचना किसी दूसरे से ये क्या करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसी सूचना, यानी उनके यहां एक अपवाद ये रखा गया कि जो एज ए मुख्यमंत्री के रूम में उनके जो दायित्व व कर्तव्य हैं उनके अलावा, यानी कौन सूचना किसी से प्रेषित नहीं करेंगे। तो यहां पर लिखा गया मुख्यमंत्री के रूप में दायित्वों एवं कर्तव्यों को छोड़कर, दायित्वों एवं कर्तव्यों को छोड़कर, दायित्वों एवं कर्तव्यों को छोड़कर अन्य मामलों में मुख्यमंत्री के विचार के लिए, मुख्यमंत्री के विचार, यानी मुख्यमंत्री क्या विचार रखते हैं, मुख्यमंत्री के विचार के लिए भेजी गई किसी भी सूचना का किसी भी व्यक्ति के साथ, ना तो संप्रेषित की जाएगी
ना तो संप्रेषित की जाएगी और ना ही प्रकटीकरण, और ना ही प्रकटीकरण, और ना ही और ना ही प्रकटीकरण की जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये बात इसमें मुख्यमंत्री के संदर्भ में कही गई है। अब अगला है कि जैसे वहां हम देखे थे, क्या कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जैसे प्रधानमंत्री के संदर्भ में देखे थे कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, वैसे यहां मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या है, सीएम कौन बन सकता है। तो सीएम बनने के लिए 2 कंडीशन है, यानी 6 माह के लिए कोई भी सीएम बन सकता, 6 माह के लिए, 6 माह के लिए बिना विधानसभा आबलिक विधान परिषद, 6 माह के लिए बिना विधानसभा एवं विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण किए आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, लेकिन आगे 6 माह के लिए आपको एज ए मुख्यमंत्री तभी कंटिन्यू किया जाएगा यदि 6 माह बाद अगर आप पद में रहना चाहते हो तो आपको या तो विधानसभा, अगर 2 सदन है तो विधानसभा या विधान परिषद, यानी या तो एमएलए बन जाइए या फिर एमएलसी, दोनों में से किसी एक की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, दोनों में से किसी एक की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, तभी पद पर बने रह पाओगे। किसी एक की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किसी एक की सदस्यता, दोनों में से क्या होगा, किसी एक की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगर सदस्यता प्राप्त कर पाते हो तब तो पद पर बने रहोगे, अदरवाइज आपको पद से हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन? गवर्नर। तो 6 माह के आगे पद पे आप तभी बन रह पाओगे यदि विधानसभा व विधान परिषद दोनों में से किसी एक की सदस्यता प्राप्त कर लो। कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा व विधान परिषद का सदस्य रहे 6 माह के लिए क्या बन सकता है? मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसे वहां पर हमने देखा था कि संविधान कहीं पर भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, सेम है यहां पर भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को संविधान में निश्चित नहीं किया गया, बल्कि ये बताया गया कि उसका कार्यकाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो लिखिए संविधान में सीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, बल्कि यह राज्य विधानमंडल, जैसे वहां संसद होती थी, यहां कौन? बल्कि यह राज्य विधानमंडल, इसको क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर।
स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो राज्य का विधानमंडल होगा वो कितना होगा ये निर्धारित करता है। समान स्थिति में 5 साल होता है, 5 साल होता है। लेकिन उसके पहले भी, लेकिन 5 साल के पहले, लेकिन 5 साल के पहले मुख्यमंत्री त्यागपत्र के माध्यम से त्यागपत्र दे सकता है। मुख्यमंत्री त्यागपत्र, और त्यागपत्र किसको सौंपता है? गवर्नर को। मुख्यमंत्री त्यागपत्र या किसको सौंपेगा? गवर्नर को। त्यागपत्र के माध्यम से, त्यागपत्र मुख्यमंत्री त्यागपत्र के माध्यम से या फिर अविश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल के पहले भी क्या, तो 2 रास्ते हैं। त्यागपत्र मुख्यमंत्री का मन कर गया कि चलो यार बहुत काम कर लिए हैं, बहुत हो गया, अब सीधे त्यागपत्र दे देते हैं। तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र के माध्यम से 5 साल के पहले भी अपना पद खाली कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये त्यागपत्र वाला हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया 5 साल के पहले? तो दूसरा तरीका हमने क्या, विश्वास प्रस्ताव आ जाए तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी वो 5 साल के पहले पद से हट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, संविधान में कहीं पर भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। समय समय पर विधानमंडल बताएगी कि उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए। अब अगला, जैसे वहां पर हमने प्रधानमंत्री का देखा था, वैसे ध्यान से समझिएगा कि मुख्यमंत्री और के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इनके वेतन भत्ते मुख्यमंत्री के राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके? वहां प्रधानमंत्री के संसद निर्धारित करती थी, यहां पर कौन? तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते, सीएम के वेतन भत्ते, वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, या इसको क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा कितना वेतन, कितना भत्ता, क्या सुविधाएं, ये सब मिलेंगी। ये कौन निर्धारित करता है? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये थे कौन? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी हैं, या मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां, मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां को समझेंगे। तो अगली हेडिंग बना लीजिए, मुख्यमंत्री के शक्तियां एवं कार्य। सीएम की शक्तियां एवं कार्य। कौन कौन सी हैं? तो इसको बोलते हैं पावर्स एंड फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शन
पावर एंड फंक्शन ऑफ सीएम। कौन कौन सी मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य सौंपी गई हैं, इसको भी हम लोग क्या है समझेंगे कि मुख्यमंत्री को कौन सी पावर, कौन सी शक्तियां दी गई। तो वैसे जैसे वहां पर हम पहला किसके संबंध में समझते थे, मंत्रिपरिषद के, तो यहां पर भी हम समझेंगे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। पहला यहां पर क्या समझेंगे, मंत्रिपरिषद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, यानी इन रिलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन टू, ये पीछे सब हो चुका, उसी का अप्लाई करना है। इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या है संबंध काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। तो आपको याद करिए, वहां पर भी हमने आपको क्या बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ इसका संबंध क्या है, गवर्नर का, सॉरी मुख्यमंत्री का, तो इसके क्या संबंध हैं, क्या शक्तियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यानी गवर्नर उसी व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, मंत्री नियुक्त करता है, गवर्नर उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सलाह किसके द्वारा दी गई हो, मुख्यमंत्री के द्वारा। यानी मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद, मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद ही गवर्नर के द्वारा अन्य मंत्रियों की, गवर्नर के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों की क्या की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी गवर्नर अन्य मंत्रियों, ये आर्टिकल याद है कि नहीं, अनुच्छेद 164 का जो सेकंड पार्ट था उसी में बात लिखी गई। जैसे वहां पर हमने कहा था कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी अन्य जो मंत्री की नियुक्ति होती है वो नहीं करता, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। तो यहां पर भी मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद ही जो गवर्नर है वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रालयों का आवंटन किया जाता है, पोर्टफोलियो, मुख्यमंत्री के द्वारा ही क्या किया जाता है, पोर्टफोलियो का आवंटन किया जाता है। पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो किसको, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, पोर्टफोलियो का आवंटन किया जाता है। पोर्टफोलियो का आवंटन किया जाता है किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा पोर्टफोलियो का आवंटन किया जाता है अन्य मंत्रियों में, और उसमें और समय और इसमें फेरबदल भी किया जाता है, और इसमें फेरबदल भी किया जाता है। अगर बदलाव फेरबदल करना है तो ये भी किसके पास है, पूरा वहीं का पेस्ट कॉपी कर देना, फेरबदल किया जा सकता है, किया जाता है। मान लो आज कोई स्वास्थ्य मंत्री है और मुख्यमंत्री को लग रहा है, योगी जी को लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, तो उनसे वो मंत्रालय पोर्टफोलियो लेकर के किसी और को पोर्टफोलियो दे सकते हैं। पूरी पावर मुख्यमंत्री के पास होती है, वहां प्रधानमंत्री के पास होती है, राज्यों में मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक, मुख्यमंत्री के द्वारा ही किसी भी मंत्री को जो सही से काम नहीं कर रहा तो उसे त्यागपत्र देने के लिए भी कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री के द्वारा किसी भी मंत्री को सीएम के द्वारा
किसी भी मंत्री को किसी भी मंत्री को किसी भी मंत्री को त्यागपत्र के लिए कहा जाता है। अगर माना तो ठीक, नहीं माना तो गवर्नर तो उसके हाथ में ही है, कहा जाता है कहा जाता है। मान गए तो अच्छी बात अथवा वह का मतलब सीएम, वह गवर्नर से किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। किसी भी मंत्री को, क्योंकि वही तो गवर्नर का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने, किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। बात समझ में आई? यानी किसी भी मंत्री को बर्खास्ती का आदेश गवर्नर को दे सकता है और गवर्नर फिर अन्य मंत्री जो ना कर रहे थे उनकी तूती बजा देगा, क्योंकि अन्य मंत्री गवर्नर का क्या करते हैं? प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन सा? प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक। अगला है कि मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की मीटिंग की जाती है। कितने कार्य हो गए? 4। चौथा कार्य लिखिए। मुख्यमंत्री के द्वारा, ये 5वां है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की बैठक की जाती है। बैठक की अध्यक्षता की जाती है। क्या की जाती है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्या लिए जाते हैं? निर्णय। सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। 5वां हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, काउंसिल मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मंत्रिपरिषद की बैठक कब बुलाई जानी है, ये सब कितने, ये सारे प्रकार के डिसीजन कौन लेता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री ही सभी मंत्रियों को सीएम के द्वारा ही सभी अन्य आगे क्या? सीएम के द्वारा ही सभी अन्य मंत्री को सीएम क्या करता है? डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट्स करता है, गाइड्स करता है, कहीं भटक रहे हो तो ना भटको, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, समझाता बुझाता भी है। कोऑर्डिनेट, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? ये सीएम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीएम के द्वारा किया जाता है। 7वां है
मुख्यमंत्री सीएम अगर त्यागपत्र दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद क्या है? भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, यानी अपने त्यागपत्र के माध्यम से वो पूरी के पूरी मंत्रिपरिषद क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या है? भंग किया जा सकता है। तो जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं मंत्रिपरिषद, जैसे मुख्यमंत्री त्यागपत्र देगा ये आपकी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देते ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती। लेकिन कोई मंत्री त्यागपत्र दे दे तो किंतु यदि कोई मंत्री त्यागपत्र दे तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। मंत्रिपरिषद जिसे क्या कहा जाता? काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट त्यागपत्र दे तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। ये ध्यान दीजिएगा, भंग नहीं होती है। क्लियर? मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोग क्या समझे हैं? आज की क्लास में हम लोग मंत्री यानी मुख्यमंत्री को समझे और मुख्यमंत्री के कार्य हो गए। इसके आगे हम कल की क्लास में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मुख्यमंत्री का आधा हिस्सा हमने कवर कर लिया कि उसकी मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या शक्तियां, क्या दायित्व, क्या कार्य होते हैं, इन सबको क्या यानी समझ लिए। और कल इसी के आगे मुख्यमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद, इन सबको हम सेंट्रल वाली मंत्रिपरिषद और यहाँ राज्य वाली मंत्रिपरिषद उसको भी क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो आज का यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।